हम लोग बात कर रहे थे स्वामित्व जुरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें या आप कोई थ्योरी पढ़ें, दो ही चीजें हैं जुरिस्प्रूडेंस में, या तो संकल्पना है और या सिद्धांत है। सिद्धांत आपसे बहुत बार कहा गया, इस बात की व्याख्या करता है कि जो वास्तविकता है, यानी जो दिख रहा है आपको, वही तो आपके लिए वास्तविकता है। आपके लिए वास्तविकता क्या है? वो जो दिख रहा है। वास्तविकता कुछ भी हो, तुम्हारे लिए वास्तविकता वही है जो दिख रहा है, और जो है वही दिख रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं। अगर जो है वही दिखे तो आईपीसी में तथ्य का भ्रम, ठीक है, इससे संबंधित सेक्शन 76 ये हो ही ना, वहां कहता है कि तथ्य का भ्रम हो रहा है, जिस वजह से व्यक्ति विधि द्वारा स्वयं को आबद्ध मानता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और सेक्शन 79 ये कहता है कि उसे तथ्य का भ्रम हो रहा है, इसलिए वो विधि द्वारा जस्टिफाइड मानता है, विधि द्वारा न्यायानुमत ये अपने को मानता है। ये दोनों सेक्शन ये साबित करते हैं कि जो कुछ है वो जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही दिखे जैसा वो है, लेकिन फिर भी आपके लिए वास्तविकता वही है जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, आपके लिए वही रियलिटी है। आप इसका सामान्य जीवन में अनुभव ऐसे भी हो सकता है, आप सपना देख रहे हैं, सपने में आप उतने ही परेशान हैं, ठीक है, जैसे अगर आप खराब सपना देख रहे हैं तो आप सपने में उतने ही परेशान हैं जितने वास्तविक जिंदगी में अगर वैसा हो रहा होता तो आप परेशान होते। इसका मतलब क्यों? क्योंकि उस समय आपके लिए वास्तविकता वही है। तो जो कुछ वास्तविकता के तौर पर आपको दिख रहा है वो आपको वैसा क्यों दिख रहा है, इसकी जो व्याख्या कर सके वो सिद्धांत है, उसे ही थ्योरी कहते हैं। कि जो कुछ आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अमुक सिद्धांत मानव आचरण को विनियमित करने की सामर्थ्य रखने के कारण समाज में कानून की मान्यता प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो मानव आचरण को विनियमित करने की सामर्थ्य ये रख रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि कानून की डेफिनेशन ये हुई कि वह नियम जो मानव आचरण को विनियमित कर सकता है, उसकी सामर्थ्य जिसमें है। और कानून के कानून हो जाने का सिद्धांत क्या है? वो नियम ही मानव आचरण को विनियमित करने की सामर्थ्य क्यों रख रहा है, इसकी व्याख्या जो कर देंगे, बस वही सिद्धांत है, उसी को थ्योरी कहते हैं। अमुक नियम मानव आचरण को विनियमित करने की सामर्थ्य इसलिए रखता है क्योंकि वह संप्रभु का समादेश। तो सिद्धांत निकल कर आया कि जो भी नियम संप्रभु से समादेशित होकर सामने आएगा वह कानून का नियम बन जाएगा। तो जो वास्तविकता है कानून के नियम की, यानी कानून के नियम ने समाज में अपने अस्तित्व को दर्शित करके जिस वास्तविकता को प्रदर्शित किया, वह वास्तविकता उस प्रकार की वास्तविकता क्यों है, इसकी व्याख्या जिसने कर दी वह सिद्धांत है। उसी को प्रिंसिपल कहते हैं, उसी को थ्योरी कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या निकला? अगर हिंदी कहे संकल्पना, इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्सेप्ट जैसे ही उच्चारित किया जाए, कॉन्सेप्ट जिस शब्द को कहा जा रहा है वो शब्द जैसे ही उच्चारित हो तो दिमाग में यदि कोई कल्पना उत्पन्न होने लगी, अगर सबसे आसान व्याख्या करें अवधारणा की, कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी शब्द है अवधारणा और संकल्पना पर्यायवाची, यानी एक ही
फैक्ट सिचुएशन को डिनोट करने के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग ये होता है, चाहे अवधारणा कह लीजिए और चाहे संकल्पना। यानी वह शब्द जिसे संकल्पना के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, वह जैसे ही उच्चारित हो, जैसे प्रोनाउंस हो, वैसे ही आपके दिमाग में यदि कोई धारणा जन्म लेने लगी है, यदि कोई कल्पना उत्पन्न होने लगी है, तो वह शब्द उस कल्पना को उत्पन्न करने की सामर्थ्य, उस धारणा को उत्पन्न करने की सामर्थ्य आपके दिमाग में रखने के कारण, या उस कल्पना या धारणा को रिफ्लेक्ट करने की सामर्थ्य रखने के कारण वह शब्द स्वयं में संकल्पना है, या उसको शब्द को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व ये एक विधिक संकल्पना है। क्यों? ये विधि से पैदा हुई है, कानून ने पैदा किया स्वामित्व को। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि दुनिया में जब मानव प्राणी आया था, तो मानव प्राणी था और मनुष्य और भगवान जी के द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वे सारे पदार्थ सारे मानव समाज सामान्य संपत्ति के तौर पर सारे मानव समाज के द्वारा धारित किए गए थे। और यह स्थिति कि प्रकृति में मौजूद समस्त पदार्थों को सारे मानव प्राणी धारित करें, इस स्थिति को रोम में प्राकृतिक कब्जे की दशा यह कहा गया है। सेविनी ने इस दशा को अवरोध यह नाम दिया। एंग्लो अमेरिकन व्यवस्थाओं में इस दशा को अभिरक्षा या निगरानी इस शब्द का नाम दिया गया। लेकिन अभी विधिक कब्जा नहीं शुरू हुआ, इसके बाद विधिक कब्जे की दशा यह आई थी। मनुष्य ने अपने श्रम से जो स्वर्जित संपत्ति ये इकट्ठा की, ये सामाजिक समझौते, इसके परिणाम स्वरूप जो संपत्ति उसके हिस्से में आई, ये जो उसने कब्जा कर ली संपत्ति, कब्जा कर ली मीनिंग दे रहे हैं जिस संपत्ति से दूसरों को अपवर्जित कर देने की इच्छा उसके मन में पैदा हो गई, वो संपत्ति उसके कब्जे में आ गई। और ये कब्जे के कारण जब उसने उस संपत्ति को स्थायी तौर पर अभिग्रहित कर लिया, तब क्या हुआ कि इच्छाओं में सामंजस्य बिठाने वाले जो विधि के नियम ये पैदा हुए। इन इच्छाओं के सामंजस्य, ठीक है, इच्छाओं का सामंजस्य आपस में बिठाने वाले विधि के नियमों से मान्यता प्राप्त करके उसके जो कब्जे का तत्व था, ठीक है, उसने इन सिद्धांतों से जो इच्छाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए विधि के नियम के तौर पर उत्पन्न हुए थे, उन नियमों से संरक्षण प्राप्त कर लिया इस कब्जे ने। और इस कब्जे को जैसे ही कानून का संरक्षण मिला, वैसे ही यह कब्जा दखल बन गया। यह कब्जा विधिक कब्जा कब बना? जब प्राकृतिक कब्जे की दशा में परिवर्तन आया और मनुष्य ने कुछ संपत्ति अपने व्यक्तिगत कब्जे में ले ली और उसमें एक इच्छा पैदा हो गई कि बाकी लोग इस संपत्ति का प्रयोग न करें। यहां से विधिक कब्जा है। लेकिन अभी विधिक कब्जा है, अभी स्वामित्व नहीं आया। स्वामित्व तब पैदा होगा जब दखल किया जाएगा। और दखल कब आएगा? जब वो इस कब्जे के कारण उस वस्तु को स्थायी तौर पर अभिग्रहित कर लेगा। और अब स्थायी तौर पर अभिग्रहित करने के कारण इच्छाओं में सामंजस्य बिठाने वाले विधि के नियम पैदा हो जाएंगे। और वे विधि के नियम इसके इस विधिक कब्जे को संरक्षण देंगे, अर्थात समाज में मौजूद सभी व्यक्तियों को आदेश देंगे कि वे इस वस्तु के संबंध में इसकी इच्छा से असंगत कोई काम न करें। अर्थात
इसकी इच्छा क्या है? उस वस्तु का एकांतिक उपभोग करने का, ये इसकी इच्छा है। तो इसके उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ये न करें, बस इस दशा को दखल कहा गया है। और जब ये दखल आ गया व्यक्ति का, तो कब्जा और दखल ये दोनों उसके पास आ गए। और कब्जा और दखल जैसे ही दोनों उसके पास आए, उसने वस्तु से एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित कर लिया, और इस विशेष संबंध के ही कारण वह वस्तु उसकी संपत्ति बन गई, और इस विशेष संबंध को स्वामित्व इस नाम से पुकारा गया। और इस विशेष संबंध ने मनुष्य के मन में यह इच्छा पैदा की, और इस विशेष संबंध ने मनुष्य को यह हक दिया कि वह वस्तु जिससे वह विशेष प्रकार से संबंधित हुआ है, इस वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखे। जितने प्रकार के लाभ इस वस्तु से हो सकते हों, वह सब वह स्वयं ले, इसके अलावा उसके अलावा कोई न ले। ये अधिकार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें क्या है कि स्वामित्व अधिकार पूर्वक लाभों को लेने की दशा का नाम, ठीक है, इस रूप में जाना गया। प्रारंभिक तौर पर स्वामित्व क्या है? वस्तु से उत्पन्न होने वाले लाभों को अधिकार पूर्वक लेने का दावा। अगर ये शब्द कहेंगे तो सबसे एप्रोप्रिएट परिभाषा होगी दावा। अगर लोग उसे लेने देंगे तो स्वामित्व का उपभोग व्यक्ति कर पा रहा है, और अगर नहीं लेने देंगे, ठीक है ना, उस लाभ को, तो स्वामित्व का उपभोग व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, यह कहा जाएगा। इसलिए यही कहना ठीक है कि इस विशेष संबंध के स्थापित होते ही व्यक्ति के मन में एक इच्छा पैदा हुई कि वह वस्तु से उत्पन्न या वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वस्तु से उत्पन्न होने के लिए संभव सभी प्रकार के लाभों को जब लेने का दावा यह करने लगता है, तो उसके पास अमुक वस्तु का स्वामित्व है, यह कहा जाता है। तो शुरुआती दौर में जो स्वामित्व था वो वस्तु से उत्पन्न लाभों को लेने का दावा इस रूप में सामने आया। सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने ये जाना, हम लोगों ने डेफिनेशन सारी पढ़ी है, ठीक है, परिभाषाएं हुई स्वामित्व की। यह देखा गया कि स्वामित्व क्या है? लाभों को लेने का दावा। लाभ कितने? जितने संभव है, जितने संभव है, वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखना। फिर एक बात शुरू हुई कि अगर जितने लाभ संभव है सबको लेने का दावा, यह स्वामित्व है, तो इसका मतलब अगर सारे लाभ एक व्यक्ति ले रहा है तो उसके लिए पूर्ण स्वामी यह कहा जाना चाहिए। यही स्वामित्व के प्रकार आने शुरू हो गए। स्वामित्व के प्रकार आने शुरू हो गए कि अगर व्यक्ति को एक वस्तु से उत्पन्न सभी लाभों को ले लेने का दावा, ठीक है, यह प्राप्त है, तो उस वस्तु पर व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व यह कहा जा सकता है। क्योंकि स्वामित्व क्या है? बंडल ऑफ राइट्स। लेकिन अगर सारे लाभ लेने का दावा नहीं, सारे लाभ, ठीक है, वो स्वयं नहीं ले रहा बल्कि उसने कुछ लाभों को लेने का हक किसी और को दे दिया, कोई और उस वस्तु से उत्पन्न होने वाले कुछ लाभ इसी की अनुमति से ले रहा है, यानी दूसरा लाइसेंस है, इसकी अनुमति से वस्तु से उत्पन्न होने वाले लाभों में से कुछ लाभ ले रहा है, या इसने संविदा कर ली दूसरे से, या कानून ने इस पर दायित्व रखा कि आप अपनी संपत्ति का यह लाभ दूसरे को देंगे ताकि समाज में शांति रहे। जैसे सुखाधिकार, जैसे सहारे का अधिकार, सहारा प्राप्त करने का हक अगर पड़ोसी को मिल गया, आप अपनी दीवार गिराएंगे नहीं, ठीक है। तो इससे स्वामित्व में कमी नहीं आती है। स्वामित्व में कमी नहीं आती कहने का अर्थ यह है, यह व्यक्ति पूर्ण स्वामित्व अब नहीं है,
क्योंकि सारे लाभ ये नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी अवशिष्ट स्वामित्व तो इसी के पास है। तो पूर्ण स्वामित्व, अपूर्ण स्वामित्व, इस रूप में मूर्त स्वामित्व, अमूर्त स्वामित्व ये आया। मूर्त स्वामित्व का मतलब क्या हुआ कि वस्तु दिखाई दे रही है जिस पर लाभों का दावा आप रखते हैं। और दूसरी स्थिति हो सकती है वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जिस पर, ठीक है, जिसके लाभों को लेने का दावा आप रखते हैं, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट। कॉपीराइट, इसका लाभ आप लेने का दावा रखते हैं। आप कहते हैं हमने कविता लिखी, इस कविता को सुनाए जाने से जो संपत्ति पैदा हो उस पर मेरा हक, इस कविता को सुनाए जाने से जो सम्मान अर्जित हो उस पर मेरा हक। तो आप जो दावा कर रहे हैं वह अमूर्त वस्तु है, यह अमूर्त स्वामित्व हो गया। मूर्त स्वामित्व, अमूर्त स्वामित्व, ये स्वामित्व का प्रकार है। पूर्ण स्वामित्व, अपूर्ण स्वामित्व, निहित स्वामित्व, समाश्रित स्वामित्व। निहित वेस्टेड इंटरेस्ट आपको कब मिलता है, जबकि स्वामित्व आपको पहले भी कहा गया, स्वामित्व आपको कब मिलता है जब एक निश्चित कृत्य या निश्चित घटना घटी। प्रारंभिक तौर पर वो निश्चित कृत्य और निश्चित घटना क्या थी, दखल करना, श्रम से संपत्ति को उत्पन्न करना। प्रारंभिक घटनाएं वो थी, और एक बार कोई व्यक्ति स्वामी हो गया श्रम के कारण या किसी अन्य कारण से, तो फिर एक घटना विक्रय, दान, पट्टा, बंधक इस रूप में घटेगी, या उत्तराधिकार, ये कानून के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, यानी कोई घटना तो घटेगी तभी आपको वस्तु का स्वामित्व ये मिलेगा, अन्यथा वस्तु का स्वामित्व आपको नहीं मिल सकता। स्वामित्व है क्या, बंडल ऑफ राइट्स। तो निहित स्वामित्व और समाश्रित स्वामित्व। निहित स्वामित्व का अर्थ क्या हुआ, निहित स्वामित्व का अर्थ हुआ कि वस्तु का स्वामित्व अर्थात वस्तु से लाभ लेने का हक, यह प्राप्त हो जाने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ हो चुका है। तो आपको वस्तु में जो प्राप्त होता है वह निहित स्वामित्व है। दो अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित लिखत होनी चाहिए थी, जिसे पंजीकृत होना चाहिए था, और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए था। दोनों पक्षकारों को अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर करते हुए देखा जाना चाहिए था, क्योंकि वस्तु की कीमत 100 रुपए से अधिक थी। ये सब कुछ होना चाहिए था, तब आपको वस्तु में स्वामित्व अर्थात वस्तु के लाभ लेने का हक यह मिलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो सब कुछ हो चुका है। निहित स्वामित्व का अर्थ यह है, और समाश्रित स्वामित्व का इसका मतलब वस्तु से लाभ लेने का हक आपको पैदा हो, इसके लिए जो कुछ किया जाना है उसमें सब नहीं तो कुछ अभी किया जाना शेष है। इसे समाश्रित स्वामित्व। दीज आर द टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ द ओनरशिप। ये स्वामित्व के प्रकार है। इक्विटेबल ओनरशिप है, ठीक है, यानी साम्यक स्वामित्व है, और हितप्रद स्वामित्व है। जब न्यासी के नाते आप किसी संपत्ति को धारित करते हैं, क्योंकि स्वामित्व है क्या, आप लोग स्वामित्व को बड़े संकुचित अर्थों में मानकर चलते हैं। आपकी कल्पना में स्वामित्व पूर्ण स्वामित्व के अलावा कुछ होता ही नहीं, और आपकी कल्पना में स्वामित्व क्या है इसकी तो कल्पना ही करना दुष्कर है, क्योंकि आपकी नजर में तो स्वामित्व का अर्थ है कि वह चीज हमेशा हमारे कब्जे में रहनी चाहिए, हम उसे अपने पास रख सकें। और जब आपसे पूछ दिया जाता फिर मकान आपके कब्जे में कैसे, क्योंकि चिपटे हुए तो नहीं हो तुम मकान से,
चार तो मैं दीवार से चिपटे रहो छिपकली की तरह है, ऐसा तो है नहीं। फिर वो तुम्हारे कब्जे में कैसे है? और फिर तुम उसके स्वामी कैसे हो? तो तुम कुछ बता ही नहीं पाते, क्योंकि आपको स्वामित्व की संकल्पना ही नहीं। स्वामित्व का कब्जे से कोई मतलब नहीं। चीज आपके कब्जे में हो ना हो, फिर भी आप स्वामी हो सकते हैं। और स्वामित्व के प्रकार है, आप पूर्ण स्वामी हो सकते हैं, आप अपूर्ण स्वामी हो सकते हैं। आप जरूरी थोड़ा ही आप पूर्ण स्वामी हो। स्वामित्व का मतलब सिर्फ इतना है कि वस्तु की प्रकृति के अनुसार वस्तु से जो लाभ उत्पन्न हो रहे हैं, उन लाभों को अधिकार पूर्वक लेने का दावा ये आप रखते हैं, बस इतना ही तो मतलब है। और अधिकार पूर्वक लेने का ये दावा आपको किसी काम के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वो काम होना चाहिए, वो काम हो गया, आपको लाभ का दावा, उस वस्तु से प्राप्त लाभों को लेने का दावा ये प्राप्त हो गया। यही तो बस स्वामित्व है, इसके अलावा स्वामित्व क्या है? अब आपको सारे लाभों को लेने का दावा है, आप पूर्ण स्वामी है। आपको सारे लाभों को लेने का दावा प्राप्त नहीं है, आप स्वामी तो है किंतु पूर्ण नहीं है, इतना ही तो है। ये बेसिक बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो टाइप्स ऑफ ओनरशिप और कैटेगरी ऑफ ओनरशिप ये समझने के लिए कोई अलग से दिमाग थोड़ी चाहिए, सामान्य सी बात है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि आप क्या सामान्य व्यक्ति भी हैं? ठीक है, कहते हैं आप उनके सामान्य व्यक्ति, आप तो सामान्य तरीके से सोच ही नहीं सकते, तो आपका ये दावा कहां तक ठीक है कि हम सामान्य व्यक्ति हैं? कुछ है ही कहां। न्यासी उस संपत्ति में जिसका वह न्यासी है, स्वामी नहीं है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसे मैनेजेरियल राइट्स प्राप्त हैं उसके संबंध में, व्यवस्थापकीय प्रबंधकीय अधिकार उसने हैं न्यास संपत्ति के संबंध में। वो न्यास संपत्ति को कब्जे में रख सकता है, हिताधिकारी के लिए उसका उपयोग ये भी कर सकता है। न्यासी को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हिताधिकारी और कोई नहीं। यानी न्यासी का जो स्वामित्व है वो न्यासवत स्वामित्व इस रूप में कहा जा सकता है, और न्यासवत स्वामित्व उसे अधिकार दे रहा है सारे समाज के विरुद्ध, एक्सेप्ट बेनिफिशियरी, हिताधिकारी को छोड़कर पूरे समाज के विरुद्ध वह स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। स्वामित्व के अधिकारों का यदि न्यास संपत्ति के स्वभाव और प्रकृति को देखते हुए न्यास संपत्ति से उत्पन्न होने वाले जितने अधिकार हैं, जितने लाभ हैं, उन सबको लेने का दावा वो कर सकता है। हिताधिकारी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं, ये सही है, लेकिन वो स्वामी नहीं है ये नहीं कह सकते। न्यासवत स्वामित्व, इक्विटेबल ओनरशिप और हितप्रद ओनरशिप, ये भी ओनरशिप के प्रकार। तो स्वामित्व कई प्रकार का हो सकता है, ये स्वामित्व किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। है क्या कि स्वामित्व का अर्थ ये हुआ कि आप लाभदायक वस्तु के स्वामी हैं। स्वामित्व का अर्थ ये निकला, आप कूड़े के स्वामी नहीं होते। अगर कूड़े के स्वामी हैं भी आप, अगर आपने पैदा किया तो आप ही स्वामी हैं, कहना तो यही चाहिए, लेकिन आप उसका स्वामित्व लेने की इच्छा नहीं रखते। आप कहते मेरा नहीं है, हमने नहीं किया। आप स्वामी हैं, इसका अर्थ ही है कि आप लाभदायक वस्तु के स्वामी हैं, और जब लाभदायक वस्तु के आप स्वामी होंगे तो वो लाभदायक वस्तुएं जितनी आपके पास ज्यादा होंगी, आपकी स्थिति समाज में उतनी ही बेहतर ये रहेगी, और आप उतनी ही प्रभावी और सशक्त भूमिका इसका निर्वाह समाज में करने को
ठीक है, समर्थ और सक्षम ये हुए। इसका मतलब स्वामित्व सामाजिक भूमिका के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक भूमिका मीनिंग देयर बाय समाज की व्यवस्था, यानी ये जो स्वामी है लाभदायक वस्तुओं का, ये समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ, ठीक है, विशेष प्रकार के संबंध ये स्वयं स्थापित करने की स्थिति में तो आ ही जाता है। ये उनके परस्पर संबंधों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि इसके पास लाभदायक वस्तु होती है। आप देखते भी हैं समाज में अनावश्यक आप बड़े आदमियों को, बड़े आदमी पैसे के दृष्टिकोण से, यूं तो बड़े आदमियों के पीछे चलने का आदेश हमारे शास्त्रों में भी कहा दिया है, कहा महाजनो यंगता सपंथा, जिधर महाजन जाएंगे वही रास्ता है। लेकिन वहां महाजन का अर्थ महापुरुषों से, जो चरित्र से महापुरुष, लेकिन महाजन का अर्थ आप वो भी ले सकते हैं जिसके पास पैसे, जो पैसे उधार देने की क्षमता रखता है, और आपने यही अर्थ ले रखा है। ठीक है, तो है क्या कि स्वामित्व सामाजिक भूमिका का निर्वहन ये करने की स्थिति में आ गया, और ये आज की स्थिति नहीं है, प्रारंभिक काल की स्थिति। रोम में जिसके पास चीजों का डोमिनियन था, वहां स्वामित्व जैसी दशा को डोमिनियम कहा। डोमिनियम तो स्वामित्व से भी सुपीरियर दशा थी, आपसे चर्चा हुई थी। स्वामित्व तो कानून के माध्यम से सीमित हो सकता है, डोमिनियम असीमित था, अबाधित था, तो कुछ नहीं हो सकता था, वो और ज्यादा बेहतर अवस्था थी। ठीक है ना, तो जिसके पास डोमिनियन था वो समाज में महत्वपूर्ण स्थितियों में माना गया। ठीक है, इंग्लैंड में राइट टू वोट उन लोगों को था जिनके पास संपत्ति थी, भूमि थी, कृषि योग्य, उन्हीं को राइट टू वोट था। इसके अलावा किसी को राइट टू वोट ही नहीं था। आज भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि यह सुविधा उन्हीं को मिलेगी जो 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर देंगे। आज भी स्वामित्व आपकी सामाजिक हैसियत को निर्धारित करने में सहायक है। आज भी स्वामित्व के आधार पर आप लोगों की स्थिति और परिस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ये शुरुआती दौर से चल रहा है, और मध्यकाल आते आते जब औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? उद्योग लगाए कौन? जिसके पास संपत्ति होगी वही तो लगाएगा, और जिसके पास संपत्ति नहीं होगी वो उद्योगों में काम करेगा। ठीक है, तो इस स्वामित्व ने पूंजी का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई वैसे ही स्वामित्व ने क्या किया? पूंजी का रूप ग्रहण कर लिया, और पूंजी इसका रूप ग्रहण करने के कारण वह जो अब तक स्वामी था संपत्ति का, वह अब पूंजीपति कहलाने लगा। ठीक है ना, वह पूंजीपति कहलाने लगा, और सिर्फ पूंजी का स्वामी होने के कारण, यानी संपत्ति का स्वामी होने के कारण, वह कच्चे माल और श्रम, भाई कच्चा माल ठीक है, कच्चा माल इसके आप स्वामी हो, बस इतना ही तो है, इतना ही तो है, और जो श्रमिक है उसका श्रम है। तो कच्चा माल अपने आप तो उत्पादन में नहीं बदल गया, उसके लिए श्रम की जरूरत हुई ना। तो जो श्रमिक का श्रम है वो लेस इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? वो लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ कच्चा माल आपके स्वामित्व में है। इसके कारण से क्या हुआ कि वस्तु कच्चे माल को जब औद्योगिक माल में बदला गया श्रम के माध्यम से, तो उस औद्योगिक माल की अधिकांश कीमत इस स्वामी ने रख ली, इस स्वामी ने रख ली।
ठीक है, और इसकी स्थिति सुदृढ़ होती चली गई और श्रमिक की स्थिति गिरती चली गई। यानी स्वामित्व सामाजिक दशा को खराब करने का माध्यम बन गया, सामाजिक अव्यवस्था का माध्यम बन गया, ठीक है ना। स्वामित्व की सामाजिक भूमिका यह प्रारंभ हो गई। सामाजिक भूमिका चाहे समाज को अच्छा बनाए चाहे समाज को खराब बनाए, है तो उसकी सामाजिक भूमिका। तो स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना शुरू कर दिया। जब स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना शुरू कर दिया, तब स्वामित्व को नियंत्रित करने की जरूरत यह पैदा हो गई, ठीक है ना। अब तो स्वामित्व को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका यह अपना ली है। स्वामित्व की सामाजिक भूमिका आ गई, अब वो समाज में उसी प्रकार से रोल प्ले करने लगा है जिस प्रकार से कानून रोल प्ले करता है, लोगों के आचरण को भी नियमित करता है, ऐसे उसने लोगों के आचरण को भी नियमित करना शुरू कर दिया। श्रमिक से मनमाने, ठीक है, तनख्वाहों पर काम कराना, उसे जब उसकी सर्वाधिक जरूरत हो छटनी कर देना, नौकरी से निकाल देना, ठीक है, महीने में 10 दिन छुट्टी कर देना, ठीक है। क्या करेगा? उसने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसलिए अब स्वामित्व पर नियंत्रण की जरूरत यह अनुभव होने लगी। और दो तरफ दावे हैं, ठीक है। यानी स्वामित्व ने अब क्या किया? स्वामित्व ने एक शक्ति का रूप ग्रहण कर लिया। जो पूंजीपति है उसने स्वतंत्रताओं को, ठीक है, रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, और उसने स्वामित्व में अधिकार का नहीं, अब शक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अब स्वामी जो है शक्तिशाली हो गया है। और उधर प्राकृतिक विधि विचारक ये कह रहे थे, कांट कहता है आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ, उसको स्वतंत्र रहने का हक है। हीगल कहता है स्वतंत्र रहने का आदमी को हक है, और जो स्वतंत्र रहने का हक है तो हम जितनी चाहेंगे संपत्ति पैदा करेंगे, हम अपनी संपत्ति से पैदा कर रहे हैं, तो मत करो श्रम हमारे यहां, ठीक है। एक और प्राकृतिक विधि विचारधारा थी। प्राकृतिक विधि विचारधारा बड़ी अच्छी है, लेकिन अच्छी चीज भी खराब परिणाम दे सकती है। ये खराब परिणाम उसने देने शुरू कर दिए। प्राकृतिक विधि विचारक इस बात को मान्यता दे रहे थे कि अधिकाधिक संपत्ति अर्जित करने का हक यह आदमी को होना चाहिए, ठीक है। और इसके कारण ऑस्टिन जैसे लोग पैदा हो रहे थे जिन्होंने पूर्ण स्वामित्व की वकालत की है। उन्होंने स्वामित्व को किस रूप में परिभाषित किया कि स्वामित्व ये क्या चीज है? ये उपभोग की दृष्टि से असीम अधिकार देता है, ठीक है, स्वामी को। वेद की दृष्टि से अनिर्बंधित अधिकार देता है, और अवधि की दृष्टि से इसके ये अधिकार असीमित होते, किसी भी समय तक सीमित नहीं होते, ये असीमित अधिकार देता है। इस रूप में स्वामित्व को परिभाषित करने वाले ऑस्टिन जैसे विचारक ये सामने आए। अमेरिका का संविधान उसी समय बना है, और लॉकियन थ्योरी के आधार पर अमेरिकन संविधान बना है। लॉक ये भी स्वतंत्रवादी विचारक है, समझौतावादी विचारक भी है और स्वतंत्रवादी विचारक भी है। इसलिए हमारे अनुच्छेद 21 कहती प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसका हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। वहां तत्संबंधी अधिकार क्या कहता है? प्राण, ठीक है, की स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता और संपत्ति को धारित करने की स्वतंत्रता, इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता। यानी ये लॉकियन थ्योरी की झलक है, ये प्राकृतिक विधि विचारधारा की झलक है अमेरिकन संविधान में। एक और ये स्थिति आई, दूसरी ओर ये विचार पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रांस में क्रांति हो गई, और फ्रांस में जो क्रांति हुई वो क्या? उसने कहा कि ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन चीजें होनी चाहिए। खाली स्वतंत्रता नहीं, समानता भी होनी चाहिए और बंधुत्व ये भी होना चाहिए, क्योंकि बंधुत्व तो समानता के बिना संभव ही नहीं है।
बंधुत्व तो समानता की ही दशा है। फ्रांस में क्रांति हुई जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस विचार को जन्म दिया। और अगर समानता चाहिए तो फिर यह नहीं चलेगा कि कच्चे माल के सिर्फ आप स्वामी हैं, इस कारण से औद्योगिक माल में आपका हिस्सा ज्यादा हो जाए, मेरा हिस्सा कम हो, यह नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कॉन्सेप्ट आ जाने के कारण बदलाव की बयार ये चल पड़ी। ठीक है, और क्या हुआ? रूस, इसका उदय शुरू हो गया, कार्ल मार्क्स सामने आ गए और कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि गलत बात, श्रम और जो पूंजी है, ठीक है, कच्चा माल पूंजी है, ठीक है, ये दोनों बराबर के फैक्टर हैं। लेकिन पूंजीपति सिर्फ कच्चे माल का स्वामी है, इस कारण से वो अधिक लाभ ले ले, ये स्थिति गलत है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है पूंजी और श्रम, इसके संघर्ष ने विभिन्न संस्थाओं को जन्म दिया जिनमें राज्य भी है। राज्य ने, कार्ल मार्क्स कहता है राज्य क्यों पैदा हुआ? राज्य इसलिए पैदा हुआ क्योंकि भौतिक संसाधन जो समाज के थे उन पर एक वर्ग ने स्वामित्व यह हासिल कर लिया, और एक वर्ग में स्वामित्व हासिल करने के कारण यह स्थिति पैदा कर ली कि वह उन वस्तुओं से जब अन्य सुविधा की वस्तुएं पैदा की गई जो कि लोगों के श्रम का परिणाम थी, क्योंकि अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन सुविधा की वस्तुओं को भी अपने अधिकार में ले लिया और उनके श्रम का उचित हिस्सा जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, जिस वजह से ये श्रमिक संघर्ष में आ गए पूंजीपति से और सामाजिक अशांति हो गई। इस सामाजिक अशांति को समाप्त करने के लिए राज्य ये जन्मा और उसने ये कहा कि नहीं, हम पूंजीपति को विनियमित करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इसका मतलब राज्य संघर्ष का परिणाम है। मार्क्स का कहना क्या है कि राज्य संघर्ष का परिणाम है, और राज्य किस लिए पैदा हुआ? श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। और इस विचार को कार्ल मार्क्स ने दिया। इस विचार के साथ रूस आगे बढ़ा और रूस ने क्या किया? रूस ने यह किया कि उत्पादन के साधन राज्य के होंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य काहे के लिए आया है? राज्य इसलिए आया है ताकि श्रमिक और पूंजीपति के बीच जो संघर्ष है इसको खत्म कर दिया जाए। इसको संघर्ष को खत्म करने का रास्ता क्या है कि सारे साधन पूंजीपति से हम ले लेंगे, अब किसी का कुछ नहीं, सब कुछ राज्य का है। और सबको हक क्या है? सबको हक यह है कि कोई भी स्वामित्व तो नहीं जताएगा उत्पादन के साधनों पर, बल्कि उत्पादन के साधनों के जो उत्पाद हैं, यानी उत्पादन के साधनों से जो सुविधादायक वस्तुएं पैदा हो रही हैं, यानी जो औद्योगिक माल पैदा हो रहा है, ठीक है ना, उसमें से सभी लोग अपनी उपभोग की वस्तुएं ये ले लेंगे। यानी निजी स्वामित्व, जो निजी स्वामित्व है वो उत्पादन के साधनों पर नहीं होगा। निजी स्वामित्व उत्पादन के साधनों से उत्पादित वस्तुओं पर होगा। निजी स्वामित्व सिर्फ किस पर होगा? उत्पादित वस्तुओं पर। कारखाना किसी का नहीं है, कारखाना राज्य का है, कारखाना राज्य का है। कारखाने से जो, ठीक है, माल उत्पादित हो रहा, उससे जो लाभ आ रहा है वो लाभ सभी का है, वो सभी का है। श्रमिकों का भी है, मैनेजर साहब का भी है, सब में बटेगा वो, और सब अपने अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदेंगे। जो उपभोग की खरीदेंगे वो उनकी निजी स्वामित्व की वस्तुएं होंगी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का है। ठीक है, यह विचार वहां पैदा हुआ और इस ढंग से सामाजिक नियंत्रण यानी समाज के हक में नियंत्रण स्वामित्व पर लगाने की कोशिश शुरू हुई। ठीक है ना, क्योंकि स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका का निर्वहन शुरू कर दिया। स्वामित्व की सामाजिक भूमिका के कारण जो स्वामी था वो लोगों के हितों को रेगुलेट करने की, लोगों के संबंधों को रेगुलेट करने की स्थिति में आया और प्रकृतिवादी विचारकों ने
स्वामी की शक्तियों को दार्शनिक आधार प्रदान करके उसकी शक्तियों को और बढ़ाया, इसके प्रतिकार स्वरूप, ठीक है, रूस में एक विकास शुरू हुआ कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में। और कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि सामाजिक नियंत्रण के लिए जरूरी यह है कि क्या हो, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण आ जाए। और कार्ल मार्क्स को यह वैचारिक जो आधार प्राप्त हुआ ऐसा कहने का, वो कहां, फ्रांस की क्रांति से प्राप्त हुआ। क्योंकि फ्रांस में एक विचार पैदा हुआ कि स्वतंत्रता नहीं, समानता, स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, समानता और बंधुत्व के साथ। और समानता और बंधुत्व तब तक पैदा नहीं हो सकते जब तक स्वामी इस प्रकार अनियंत्रित लाभ देता रहेगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों आए। इसके लिए कार्ल मार्क्स ये रूस में इसके साथ सामने आए कि क्या हो, उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो जाए। लेनिन ने इसी बात को आगे बढ़ाया। लेनिन ने कोऑपरेटिव इसकी संकल्पना सामने रखी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व लोगों में निहित कर दिया जाए, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये कोऑपरेटिव का जो विचार है ये लेनिन का विचार है। क्योंकि हमारे देश में रूस से बड़े प्रभावित रहे हैं लोग, इसलिए हमारे यहां भी वो चीज आई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति आई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों को एक साथ लाने के लिए ये। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये देखा गया कि रूस में ये जो समाज को स्वामित्व सौंप दिया गया, इसके कारण से जिसे कहते हैं मुफ्तखोरी, ये पैदा होना शुरू हो गई, जो हमारे यहां भी हुई। सरकारी व्यवस्थाएं देखो ना कैसे चल रही हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक सेक्टर में रही, ना सही रहा उसका, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर के दोष हैं वो रूस में दिखाई देने शुरू हो गए। और जब रूस में दिखाई देने शुरू हुए तो रूस में पेरेस्ट्रोइका, आप लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए, 89 में मिखाइल गोर्बाचोव वहां आए थे और मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक सुधार लागू किए, यानी पब्लिक सेक्टर को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन ये शुरू किया। और दूसरी ओर अमेरिका में लोगों का शोषण। इसी चीज को ध्यान में रखकर हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरुआत से अपनाई, क्योंकि अमेरिका में भी पूंजीपति को प्रश्रय देने के कारण लोगों का शोषण शुरू हुआ। और लोगों का शोषण शुरू होने के कारण से वहां पर विभिन्न कानून पारित करने पड़े, ठीक है। और वहां रूस में मुफ्तखोरी शुरू हुई, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के दोष ये दिखाई देने शुरू हुए। रूस और अमेरिका दोनों जगह सुधारात्मक उपाय ये करने पड़े, ठीक है, दोषों को दूर करने के लिए। जैसे अमेरिका में उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वहां भी पारित किया उन्होंने, हड़ताल का अधिकार दिया, हड़ताल का अधिकार, ताकि अगर पूंजीपति अन्यायपूर्ण वर्किंग कंडीशंस लागू करे तो लेबर हड़ताल तो कर सके। पहले तो हड़ताल करते थे, बाहर नौकरी छूट गई, अब वैध हड़ताल का अधिकार, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट अथॉरिटीज रहेंगी, लेबर कमिश्नर वो सॉल्व करेंगे, तुम नहीं पड़ोस में बैठ के, जैसे कहते थे ना कि पंचायत हो जाए, सामूहिक सौदेबाजी। ट्रेड यूनियन बैठ गई, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया, ट्रेड यूनियन को विधिक व्यक्तित्व दे दिया। लेकिन अगर डिस्प्यूट हुआ तो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट तय नहीं करेगा, लेबर कमिश्नर तय करेगा। यानी राज्य ने अपनी भूमिका ये निर्वाह करनी शुरू कर दी। ये सुधार लाने पड़े अमेरिका में, ये सुधार लाने पड़े रूस में, कारण कि स्वामित्व की सामाजिक भूमिका है। और स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका निभाते निभाते स्वतंत्रता और शक्ति का स्वरूप यह ग्रहण कर लिया। अधिकार का जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रारूप है उसमें स्वामित्व सामने आ गया। और इसलिए स्वामित्व पर अंकुश लगाने की जरूरत ये हुई। हमारे देश में शुरुआत से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, अनुच्छेद 39 बी और सी, ठीक है। अनुच्छेद 19 अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। आप कोई व्यापार, कोई उपजीविका, कोई वृत्ति, कुछ भी अपनाओ, चाहे जितना वेल्थ कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप
मोनोपोली स्थापित करने लगोगे। अगर आप कुछ और गड़बड़ करोगे तो अनुच्छेद 19(6) भी है, राज्य किसी भी समय राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ठीक है, किसी भी समय हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे और आपके जो संसाधन है जिनके माध्यम से आपने समाज में शोषण लोगों का प्रारंभ कर दिया, वो तुरंत हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद 39(b) और (c) रखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। 39(b) और (c) में उन्होंने कहा कि राज्य जो समाज समुदाय की भौतिक संपदा है, समुदाय की भौतिक संपदा, उसने समुदाय शब्द कहा है, उसने ये नहीं कहा कि जो पब्लिक सेक्टर की संपदा है, ये नहीं कहा उसने कहा कि जो समुदाय की भौतिक संपदा है उसका स्वामित्व और नियंत्रण, दोनों चीजें, यानी कब्जा और स्वामित्व। नियंत्रण तो कब्जे से पैदा होगा। उसने कहा समुदाय का की जो भौतिक संपदा है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। वो बात जो अमेरिका और रूस में, ठीक है, चरम पर पहुंची। अमेरिका में स्वामित्व के कारण लोगों की दशा खराब हुई, लोगों की, और रूस में राज्य का स्वामित्व ले आने के कारण मुक्तखोरी को, ठीक है, और काम न करने को प्रश्रय मिला। अकर्मण्यता और मुक्तखोरी, ये जो रूस में समस्या आई और मजदूरों के शोषण की अमेरिका में है। इन दोनों समस्याओं से सबक लेकर हमारे फ्रेमवर्क ने एक बैलेंस बिठाया और बैलेंस बिठाकर स्वामित्व को इस ढंग से नियंत्रित किया कि वह समाजोपयोगी बने। और समाजोपयोगी बनने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अनुच्छेद 19 इसे देकर आपको अबाध हक दिया, खूब संपत्ति कमाओ, जितनी कमा सकते हो कमाओ। लेकिन 19(6) में राष्ट्रीयकरण, इसकी सुविधा राज्य को दी। इवन संपत्ति का मूल अधिकार दिया, संपत्ति का मूल अधिकार दिया। लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को नियंत्रित करने के लिए 31A, 31B, 31C, 31D ये भी बनाए। और 31A इसके माध्यम से क्या किया? बीमार उद्योगों को राज्य अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, यानी उद्योगों को अपने हाथ में ले लेने की फैसिलिटी राज्यों को दी। भूमि जो जमींदारों के पास इकट्ठा हो गई थी, ठीक है, भूमिधरी संबंधी कानून लागू हो सके देश के में, इसलिए 31B में जमींदारी, 31B में 9 शेड्यूल का निर्माण कर दिया और 9 शेड्यूल में सारी चीजें रखकर का उसे न्यायिक चुनौती से मुक्त कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें की हैं तो हमारे यहां आपको हक दिया खूब कमाने का, लेकिन उस पर रेगुलेशन की व्यवस्था ये स्वयं संविधान में दी। और ये सबक था वहां से। स्वामित्व की जो भूमिका है सामाजिक, उसको नियंत्रित करने का प्रश्न ये हुआ हिंदुस्तान में। अनुच्छेद 39(b)(c), 39(b) में उसने कहा समुदाय की भौतिक संपदा, समुदाय की संपदा कौन सी है? इसमें प्राइवेट संपत्ति शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें एक मुकदमा है संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी किताबों में सब जगह दिया है, इसमें दिया। उसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यह भी समुदाय की भौतिक संपदा का भाग है। और समुदाय की भौतिक संपदा, इसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। और यही वो पॉइंट है जिस पर हम सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट की आलोचना करते हैं। ठीक है, और उसने 39C में भी कहा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उत्पादन के साधनों का, ठीक है, सर्वसामान्य के कल्याण से के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है, इसका मतलब आर्थिक व्यवस्था चलाते समय आपको सर्व सामान्य के कल्याण की चिंता करनी है कि स्वामित्व इस प्रकार वस्तुओं का
केंद्रीकृत न हो जाए कि सर्व सामान्य का जो कल्याण है वो पीछे हट जाए, और समुदाय के जो भौतिक संसाधन उनका स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा रहे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, सामूहिक हित का उत्तम नहीं सर्वोत्तम साधन हो, जो सबसे अच्छा हो वो। और इसके लिए सोचने की पर्याप्त फैसिलिटी सत्तारूढ़ दलों को दे दी। अब देखना है, इस लाइट में देखिए कि क्या सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन उस दशा में होगा जब व्यक्ति की 55% प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद ले ली जाए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो व्यक्ति में संपत्ति अर्जित करने की जो प्रेरणा है वो खत्म हो जाएगी। व्यक्ति क्यों अर्जित करेगा? वो करेगा ही नहीं। वो कहेगा 55% हमें मिलनी ही नहीं है, नहीं हमारे बच्चों को मिलनी ही नहीं है। व्यक्ति में इच्छा है अपने उत्तराधिकारियों के लिए कुछ छोड़कर जाने की। आप इस लाभ के प्रेरक तत्व, ये जो व्यक्तिगत लाभ कमाने का प्रेरक तत्व है, जो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने की प्रेरणा देता है, यह खत्म हो जाएगा अगर आपने 55% की सीमा तक लिया, लेकिन कुछ नहीं लिया। अगर कुछ ना ले तो अमेरिका जैसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अधिकाधिक संपत्ति अर्जित करेगा और समुदाय के भौतिक संसाधन जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इनका स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा ही नहीं रहेगा कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलेगी ही नहीं कि केंद्रीकरण न हो। तो इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए वही होना चाहिए जो हो रहा है। वैट लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने संपत्ति अर्जित करने में समाज का उपयोग ये किया है, श्रम का भी हिस्सा है, तो श्रमिक को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, जनता के पैसे का भी हिस्सा है आपकी प्रॉपर्टी बनने में, आप ही नहीं बना ली। ठीक है, तो उसी का उपयोग करेंगे, वैट लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उद्योगों को कमर्शियल रेट पर देंगे, घरों को डोमेस्टिक रेट पर देंगे। ठीक है, आपसे कहेंगे ताकि आपकी उत्पादन की क्षमता बनी रहे कि एक दिन छुट्टी आपको करनी पड़ेगी, तुम चाहो ना चाहो। श्रमिक का आप शोषण ना कर पाए, न्यूनतम मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लेबरों से कोई झगड़ा हो जाएगा तो आपका लेबर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। आप श्रमिक से अनफेयर कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप कंपनी बनाकर काम करेंगे तो हम कंपनी अधिनियम के माध्यम से उसकी जांच भी कर सकेंगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त भी कर सकेंगे। ये सारे काम हम करेंगे। यानी राज्य ने अपनी भूमिका इस प्रकार की रखी कि जो स्वामी है वो समाज में शोषक की सामाजिक भूमिका में ना आ जाए। इसलिए राज्य ने अपनी भूमिका को बीच में स्थापित किया। इवन गांधी जी, जिनका नाम लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती है, गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल रखा था। और ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल क्या था कि व्यक्ति की संपत्ति उसी के पास रहनी चाहिए, राज्य को नहीं लेनी चाहिए। व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए कि व्यक्ति इस बात को अनुभव करे कि उसकी संपत्ति जो पैदा हुई है, उसके जो उसने पैदा की है, उसमें समाज का भी रोल है। इसलिए समाज के प्रति उसे अपनी संपत्ति को खर्च करने का भाव ये अपने अंदर रखना चाहिए। गांधी जी ने इसे ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल कहा है, गांधी जी ने कहा है। और इनफैक्ट गांधी का प्रिंसिपल भी नहीं, ये तो हमारे वेद शास्त्रों सबका प्रिंसिपल ही है। हमारे आकाश समय भूमि गोपाल की है, किसी की है ही नहीं। यानी आप भाव ये रखें, भूमि भले ही आपकी है, लेकिन आपका भाव ये चाहिए समय भूमि गोपाल की है, मेरी नहीं है। ठीक है, मेरी नहीं है। अगर मेरी नहीं है, भगवान की है सारी भूमि, तो इससे हमें उतना ही, और भगवान सबके हैं, तो इससे हमें उतना ही लेने का हक है जितना मेरी जरूरतों के लिए जरूरी है।
इससे ज्यादा लेने का हक नहीं है। तो सामूहिक हित के विरुद्ध स्वामित्व का संकेंद्रण भले ही हो जाए, लेकिन ये समुदाय के जो संसाधन है, समुदाय की जो भौतिक संपदा है, उसका स्वामित्व और नियंत्रण भले ही एक के पास रहे, लेकिन उससे सर्वसामान्य का अहित यह नहीं होगा। ठीक है ना। अगर यह व्यवस्था है तो गांधी जी ने भी यह कहा कि राज्य को नहीं ले, तो जब राज्य को नहीं लेना चाहिए तो 55% ले लेना कैसे ठीक है, 55% लेना कैसे ठीक है, और ये कौन सी गांधीयन थ्योरी के अनुकूल है। ठीक है। तो स्वयं गांधी जी ने भी यह कहा कि लोगों को, पूंजीपति को यह अनुभव कराना चाहिए कि वो सिर्फ न्यासी है उस संपत्ति का जो उसने अर्जित की, बेनिफिशियरी सारी जनता है, सारी जनता बेनिफिशियरी। लेकिन चूंकि व्यक्ति को वो बात कभी समझ में नहीं आती जो उसके हित के विरुद्ध होती है, ये एक नैतिक अवधारणा हो सकती है कि पूंजीपति को समझाया जाए, मानेगा कोई नहीं, और मानेंगे भी तो बहुत कम मानेंगे। इसलिए राज्य की भूमिका जरूरी है। ठीक है। और इसीलिए राज्य को ताकतवर बनाया गया। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में 39B और 39C रखे गए। इस ढंग की भूमिका समाज में स्वामित्व की हुई है, और चूंकि उसको रेगुलेट करना जरूरी है तो उसे रेगुलेट भी 39B और C के माध्यम से किया गया है हमारे देश में। यह स्वामित्व का पूरा कॉन्सेप्ट, स्वामित्व कैसे पैदा होता है, स्वामित्व यानी क्या, ठीक है, और स्वामित्व की परिभाषाएं क्या हैं, स्वामित्व के प्रकार क्या हैं, और स्वामित्व ने समाज में किस भूमिका का निर्वहन किया है, उसके रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और उसको रेगुलेट किस प्रकार हिंदुस्तान में अन्य विधिक व्यवस्थाओं में किया गया है। ठीक है। ये और अमेरिका और रूस में मिश्रित अर्थव्यवस्था तो नहीं अपनाई, वहां की अर्थव्यवस्थाएं तो आज भी वही है, हमारी जैसी नहीं है 39B और C जैसी, लेकिन वहां भी हमारे जैसे रास्ते को अपनाया है और लोक निगम ये ले आए। यानी अब लोक निगम में क्या हुआ, पूंजीपति मालिक थोड़ा ही है, पूंजीपति के पास भी शेयर है, जनता के पास भी शेयर है, और उद्योग का प्रबंध मैनेजरों के पास है, यानी मालिकों के पास प्रबंध नहीं है। ठीक है। तो मालिक अपने आप रेगुलेट हुए हैं। तो पब्लिक निगम भी, लोक निगम भी एक तरीका है इस समस्या के समाधान का जो स्वामित्व के कारण पैदा होगी। ठीक है। स्वामित्व ने सामाजिक भूमिका का निर्वहन शुरू किया, उसका रेगुलेशन आदि इस प्रकार किया गया। ये स्वामित्व का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। अब स्वामित्व में कुछ भी नहीं बचा बताने लायक। उसकी भूमिका क्या है समाज में, वो कैसे पैदा होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके प्रकार क्या है, स्वामित्व का अर्थ क्या होता है, ये सारी बात पूरी हो गई। अब हम लोग कल कब्जे पर बात करेंगे, देखेंगे ये दूसरा सांपत्तिक महत्वपूर्ण अधिकार, कल बात करेंगे।